तो निजात साहब, अब आप अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी हमारे नाज़रीन को पेश करें। मैं अपनी कहानी पेश करूं जैसा कि आपने चाहा है, तो अपनी कहानी से मुराद मैं अपने बारे में बताऊं या अपनी लिखी हुई कोई कहानी पेश करूं, क्योंकि मैं कहानीकार भी हूं ना। जी, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में अच्छा बताएं। जी, तो देखिए, मुझे सही तारीख़ पैदाइश तो मालूम नहीं है। जो रिकॉर्ड में मिलती है वो 2 मई 1948 को दिल्ली में मेरी पैदाइश हुई, और हम दिल्ली ही के हैं। कलकत्ता आकर बस गए, हमारे वालिद साहब आए थे, तो दिल्ली में मैंने फतेहपुरी मुस्लिम हाई स्कूल से 4वीं क्लास तक इब्तदाई तालीम हासिल की। उसके बाद मैं कलकत्ता जब आया, तो कलकत्ता आने के बाद फिर आगे तालीम का सिलसिला प्रेसिडेंसी मुस्लिम हाई स्कूल से शुरू हुआ, और यहाँ से मैट्रिकुलेशन किया 1964 में। उसके बाद मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज में गया, वहाँ से प्री यूनिवर्सिटी मुकम्मल की, और फिर वहीं से मैंने ग्रेजुएशन किया, बीए किया। बीए करने के बाद कलकत्ता यूनिवर्सिटी में मैंने लॉ में एलएलबी में दाखिला लिया, लेकिन वो जारी नहीं रह सका। आखिरी साल का जब फाइनल एग्ज़ाम होने वाला था, तो किसी वजह से मुझे छोड़ना पड़ा, मैंने छोड़ दिया। और फिर मैं अपने रोज़गार के तलाश में रहने लगा, और मुख्तलिफ मैं कुछ काम करता रहा। और उसी वक्त जब मैं कॉलेज में था, तो साथ साथ मेरे शौक़ को जिला मिलनी शुरू हुई, और मेरे बड़े भाई अताउर रहमान मरहूम और हमने मिलकर एक रिसाला निकाला जिसका नाम था फानूस डाइजेस्ट। और वो रिसाला जो था, वो हिंदुस्तान का पहला उर्दू डाइजेस्ट था। फानूस डाइजेस्ट के नाम से बहुत मशहूर हुआ। उसके 13 शुमारे निकले। अच्छा, फानूस डाइजेस्ट जो है वो बंगाल का पहला फ़ोटो ऑफसेट रिसाला भी था, लेकिन वो फ़ोटो ऑफसेट पर जारी नहीं रह सका हमेशा। फ़ोटो ऑफसेट हुआ, फिर जुज़वी तौर पर लिथो और ऑफसेट में छपा, फिर लिथो और ब्लॉक से छपा, और फिर ब्लॉक और फिर ऑफसेट से छपा। इतनी मुद्दत में बहुत सारे तजुर्बात हुए, और जैसा कि आप जानते हैं, उर्दू सहाफ़त का सफ़र बहुत मुश्किल होता है। तो उस वक्त भी बहुत मुश्किल था, और अब भी बहुत मुश्किल है। अब तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उस वक्त कुछ बहीखार मिलते थे, और पुरानी सोसाइटी के जो लोग थे वो तालीम की किसी भी सतह पर वो हो, लेकिन उनको अपनी ज़बान और कल्चर और सकाफ़त से मोहब्बत बहुत हुआ करती थी। लिहाजा इस मोहब्बत और जज्बे को सलामत रखते हुए वो उर्दू रिसालों को भी दिलचस्पी से देखा करते थे। हालांकि उर्दू रिसाले हमेशा बंगाल से कम निकले हैं, फिर भी उस वक्त कोई कोई निकलता था। अब तो खैर कोई निकलता ही नहीं है। जब मेरा वो ये सिलसिला मुस्तहकम हो गया, तो फिर मैं अपने रोज़गार की तलाश में था, और मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली आकर वहाँ से मैंने सूटकेस और ब्रीफकेस के जो मटेरियल होते हैं, क्लिप है, हैंडल है, ताला है, रिवेट है, और जितने कंपोनेंट्स होते हैं, उनकी सप्लाई का काम शुरू किया कलकत्ते में। फिर मैं कलकत्ता आ गया, और मेरी शादी हो गई। मेरी शादी दिल्ली में ही हुई, और 3 जून 1973 को मेरी शादी दिल्ली में हुई। मेरे 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी अल्फिया फ़िरोज़ नाम है, वो होम्योपैथ डॉक्टर हैं, BOMS, और जद्दा में रहती हैं शादी के बाद।
दूसरा मेरा मेरा फर्जंद साकिब फ़िरोज़ नाम है, वो कंप्यूटर और कुछ दीगर काम करते हैं, लेकिन इंशा के साथ जुड़े हुए हैं। इंशा के तमाम तज़हीन का काम और इसको मैनेज करने का काम साकिब ही करते हैं। छोटी बेटी इंशा फ़िरोज़ वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और इस वक्त सॉफ्ट स्किल्स की एजुकेशन देती हैं और काफ़ी टैलेंटेड है ये। यहाँ तक और मेरी बीवी जो है वो हाउसवाइफ है, वो दिल्ली कॉलेज से पढ़ी हुई हैं। इतना तो मेरी बुनियादी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में मैंने अर्ज़ कर दिया। इसके बाद अगर आप कोई सवाल करना चाहें तो मैं हाजिर हूँ। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपने वालिद साहब का, वालदा साहबा का या दादा का, दादी का, इनके नाम भी अगर आप पेश करें तो बड़ी मेहरबानी। देखिए, मेरे दादा का नाम मोहम्मद उमर था और दादी का नाम मुझे इस वक्त याद नहीं है। वालिद मोहम्मद इब्राहिम, वालिदा फ़ातिमा बेगम, ये मैंने वालिदैन के बारे में बता दिया आपको। और ये आपका जो शेर व शायरी का सफ़र कैसे शुरू हुआ, आपके कौन उस्ताद रहे और शेर व शायरी का ख्याल कैसे आया आपको? हाँ, ये एक मेरे लिए पेचीदा सवाल बन जाता है, क्योंकि कैसे आया, मेरे ख़ानदान में शेर व अदब से ताल्लुक़ किसी का नहीं रहा और मेरे यहाँ कोई तालीमी सिलसिला भी कोई ख़ास नहीं था मेरे ख़ानदान में, घर में। क्योंकि मैं शुरू से ही कुछ फितरी तौर पर अदब की तरफ मेरा रुझान हो गया, तो मैं कुछ लिखने लगा। तो जिसका मैंने ज़िक्र किया आपसे, फ़ानूस डाइजेस्ट रिसाला, तो उस वक्त हमें कोई मुआविन लिखने वाले कलकत्ते में नहीं मिलते थे और फिर वो तजुर्बा नया, यानी इंडिया का पहला डाइजेस्ट था। तो डाइजेस्ट के जो मुतालबात होते हैं वो आम रिसाले से अलग होते हैं, उसके लिए बहुत वैरायटी चाहिए होती है। तो उसके तहरीरी तकाज़ों को पूरा करने के लिए मुझे ख़ुद कुछ लिखना पड़ता था और तर्जुमा भी करना पड़ता था, क्योंकि डाइजेस्ट के लिए बहुत सी तहरीरें जो हैं वो उर्दू में नहीं लिखी जाती थी, वो अंग्रेज़ी से तर्जुमा करके आती थी। तो वही वक्त था जब मैं प्री यूनिवर्सिटी और उसके बाद फर्स्ट ईयर में था बीए में, तो मैंने खुद लिखना पढ़ना शुरू कर दिया। उसी वक्त से मेरा शेरी रुझान हुआ कायम और मैं शायरी करने लग गया। मेरे उस्ताद कोई नहीं थे और मैं शायद कलकत्ते से माहनामा सोज निकलता था। मेरे कुछ अशार या पहली गज़ल सोज सिकंदरपुरी साहब ने अपने रिसाले माहनामा सोज में शाये किए। उसके बाद फिर मैं कई जगह छपने लगा और क्योंकि दिल्ली का हूँ, दिल्ली आना जाना रहता था, तो दिल्ली की पूरी सहाफ़ती दुनिया का मैं सफ़र करता था, उनके एडिटरों से मिलता था, उनके दफ्तरों में जाता था। यहाँ तक कि रोज़नामा दावत जो बहुत मशहूर था, आज भी है, उसके लिए मैंने एक मज़मून लिखा पंडित जवाहरलाल नेहरू के ताल्लुक़ से, और उसका उन्वान था नेहरू के गिर्द, अराउंड नेहरू। वो रोज़नामा दावत में मेरा छपा बहुत तवील मज़मून था। उसका पहले सफ़े और आखिरी सफ़े पर वो आया। अच्छा, जब वो अखबार छप गया मेरे पास आया तो मुझे खुशी तो हुई, लेकिन साथ साथ बड़ी मेरी कैफियत अजीब सी, क्योंकि उसने मेरा नाम फैज़ एजाज़ के बजाय फैज़ एजाज़ कातिब ने लिख दिया था। मैंने उस पर कोई एतराज़ भी नहीं किया, उनकी तवज्जो ख़त के ज़रिए ज़रूर दिलाई थी, लेकिन उस वक्त मैं कोई ऐसा सीरियस राइटर नहीं था, ना इन चीज़ों को सीरियस लेता था। ये इतनी बातें मुझे याद है। फिर मेरा लिखने का शुरू हुआ, तर्जुमे का, साथ साथ नज़में और गज़लें मैंने कहनी शुरू कर दी।
उनमें ज़रूर खाम भी रही होंगी, यकीनन रही होंगी। जब ये सिलसिला आगे बढ़ा और जब मेरा कारोबार कोई सूरत इख्तियार कर गया सप्लाई का और मैन्युफैक्चरिंग का, तो हमारा ख़ानदान क्योंकि इंजीनियरिंग पस मंज़र रखता है, तो हमारे यहाँ राजा बाज़ार में हमारे वालिद साहब का कारखाना था, बल्कि 2-3 कारखाने थे। तो उनकी जो इंडस्ट्री की लाइन थी वो, उसमें हम जाते थे, देखते थे काम कैसा होता था। तो उनके तालीम तो उनमें ऐसी थी नहीं, लेकिन उनके हौसले और अज़ाइम जो है वो अच्छे अच्छे तालीम याफ्ता लोगों से ज़्यादा बढ़ कर थे। उन्होंने बहुत चीज़ें बनाई, तैयार की, तो वहाँ से वो चीज़ हमारे मिजाज में आ गई। तो ये बिल्कुल मेरा कारोबार और मेरा अदब का शौक़ जो है ये साथ साथ चलते रहे। अब उसमें अपने आप को अदब की राह पर मैं अपने आप को खुद ही आगे खींच के ले जाता रहा। जब मैं कहीं छपता था तो उनका रद्द-ए-अमल आता था उन तख्लीक़ात का, वो बहुत मुस्बत, बहुत पॉजिटिव हुआ करता था। ख़ुतूत भी आते थे। शमा रिसाले में छपता था, रूबी में छपता था, और नया नया जब बांग्लादेश बना, मशरक़ी पाकिस्तान से बांग्लादेश जब बना, तो ये रिसाले वहाँ भी जाते थे। वहाँ जो ढाके में कैंप रिफ्यूजियों के लिए था, वहाँ से भी 1-2 हज़रात मुझे ख़त लिखते थे बहुत। अब भी वो ख़ुतूत मेरे पास मौजूद हैं। तो वो मेरी चीज़ें पढ़कर और उनमें कोई चीज़, क्योंकि ख़ारजी माहौल और हालात से मैं हमेशा बहुत मुतासिर रहा हूँ, तो कोई चीज़ अगर हिजरत और कर्ब के ताल्लुक़ से होती थी, या कोई पसमानदा इंसान है, लड़का है, लड़की, समाज की कोई वारदात जब अखबार में मैं पढ़ता था, उस पर मेरा तख्लीक़ी रद्द-ए-अमल पढ़कर जो चीज़ वजूद में आती थी, तख्लीक़ वो छपती थी, उसका रद्द-ए-अमल बहुत फास्ट, बहुत ही अच्छा आता था। तो उनकी जो इनकरेजमेंट हुआ करती थी, हौसला अफजाई, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत आगे बढ़ाया। फिर मेरा रास्ता खुद ही बनता रहा। जब मेरा पहला शेरी मजमूआ तन्हाइयाँ के नाम से आया, तो कुछ अर्सा पहले क़तील सिपाही कलकत्ता आए थे, उसके लिए उन्होंने अपनी राय लिखी, और दूसरी राय एक साहब कराची में हमारे रिश्तेदारों में भी हैं, स्कॉलर आदमी थे, प्रोफेसर यामीन मोहम्मदी कराची से, वो आए, उन्होंने भी अपने उस पर ख़ासी राय दी। लेकिन मेरी ख्वाहिश थी, मैं बहुत मुतासिर था फ़िराक साहब से, फ़िराक गोरखपुरी। तो फ़िराक साहब से ख़त व किताबत फ़ानूस डाइजेस्ट के ज़माने में होती थी, और वो फ़ानूस डाइजेस्ट बंगाल का ऐसा रिसाला था, उसमें फ़िराक गोरखपुरी, पंडित आनंद नारायण मुल्ला, कृष्ण चंद्र, ख्वाजा अहमद अब्बास, ये सब मेरी अदालत में छपे हैं, मेरी कम उम्री, कम सनी के बावजूद। तो उनसे मेरा राब्ता रहता था। और फ़िराक साहब जब कलकत्ता आते थे मुशायरों में, तो मैं उनसे मिलता था। उसके बाद जब मेरा मजमू आने लगा, तो मेरी हर नौजवान की तरह मेरी भी ख्वाहिश हुई कि मेरी इस कलाम के मुसव्वदे पर कुछ अपनी राय तहरीरी दे दें, तो मैं उन्हें उसकी ज़ीनत बनाऊं। उस ज़माने में ज़ीरोक्स कलकत्ते में शायद शुरू ही हुआ था, ज़ीरोक्स की फैसिलिटी नहीं थी आम तौर पर। तो मुझे अपना मुसव्वदा किताबत शुदा जो है रजिस्टर्ड डाक से फ़िराक साहब को इलाहाबाद भेज देना पड़ा, उनके कहने पर। लेकिन हुआ यह कि फ़िराक साहब शदीद बीमार पड़ गए, और मेरे अंदर ये एक इज़्तिराब और बेचैनी पैदा हो गई कि मेरे मुसव्वदे का क्या होगा, और कोई कॉपी थी नहीं। तो फिर एक पोस्ट कार्ड फ़िराक साहब का आया कि तुम्हारे कलाम पर ज़रूर राय दूँगा, यूँ। तो मैंने इस मौके से इतना फ़ायदा उठाया
कि ट्रेन का टिकट लिया और एक रात का सफ़र करके हावड़ा से और इलाहाबाद पहुंच गया, और फराज साहब के घर पहुंच गया। उसमें बहुत सी बातें हुई, और फराज साहब की जैसे कि आदत है वो लतीफ़े भी होते रहे। तो फराज साहब ने एक गज़ल में जो किताबत में शामिल नहीं थी, अपने साथ में ले के गया था, मेरी जेब में रखी हुई थी लिख कर। तो फिराक साहब को मैंने वो पेश की, तो उन्होंने गज़ल की तारीफ़ तो बहुत की और कहा कि ये बहल नामकबूल है। अब मुझे वो गज़ल जब भी पसंद थी और अब भी बहुत पसंद है। अब वो मेरे उस मजमूए में मैंने उसको शामिल भी किया। उन्होंने बहर के बारे में कहा था कि ये नामकबूल है, लेकिन उन्होंने अपनी राय तन्हाइयाँ के लिए लिखी, जो उसके गर्द पोस्ट पर पीछे उनके दस्तखत के साथ शामिल है। उन्होंने पेशन गोई की थी, मुस्तक़बिल करीब में ये नौजवान मुझे उम्मीद है कि बुलंदियों को छू लेगा। तो इतनी चीज़ें थी, तो घर और ख़ानदान से तो हौसला नहीं मिलता था, लेकिन ये ख़ारजी चीज़ें जो हैं ये मेरा सरमाया है, और इन्हीं से मुझे अदब में कदम जमाने का हौसला भी मिला, और मैं बढ़ता गया क्योंकि मुझे हर जगह रिस्पॉन्स बहुत मिला। फिर उसके बाद मैं कारोबार में मसरूफ़ हो गया, और मैंने लिखने पढ़ने का सिलसिला 12-13 साल बिल्कुल मौकूफ़ कर दिया। लेकिन उस ज़माने तक मैं कुछ अफ़साने लिख चुका था, 2-4, और कलकत्ते से एक हफ्ते रोज़ा निकलता था अक्कास, शहदा सलीम उसके मालिक थे। ये वही अक्कास है जो रोज़नामा के तौर पर निकलता है। शहदा सलीम से करीम रज़ा मुंगेरी साहब ने डिक्लेरेशन उसका ख़रीद लिया था। तो और करीम मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी थे। लेकिन अक्कास को मैंने करीब साल सवा साल में उसका मुदीर बेकलमनान रहा, और उनके अखबार को मैंने डेवलप किया, और उसको इश्तिहारात के हुसूल में जो मेरी खिदमत थी वो उसका कुछ फ़िल्मी इश्तिहारात उस टाइम ख़ास बड़ी चीज़ हुआ करते थे, और क्योंकि फ़िल्मी हफ्तरोज़ा था उसके लिए बैकबोन थी, कमर की हड्डी थी वो। तो ये मेरे साथ में खिदमत चलती रही जो पहले किसी और अदीब के ज़रिए यहाँ नहीं थी। तो इस तरह से मेरा माहौल और मिजाज बनता चला गया। तो जब मैंने अफ़साने लिखना शुरू किए तो मेरे सामने यहाँ कलकत्ते में कई पुराने अफ़साना निगार हैं जो वो बताते हैं कि फलां सन में लिखना शुरू किया या किस साल से वो पहचाने जाते हैं। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं 1965 में अफ़साने लिखने लगा था, और 1966 में जब फानूस डाइजेस्ट बंद हो गया तो एक एक करके मेरे 2 अफ़साने गोपाल मित्तल साहब के रिसाले तहरीक में शाया हुए। उनमें से उन 2 में से पहले अफ़साने का उन्वान इंतकाम था, और उस पर भी राय अच्छी आई। दूसरा अफ़साना जो मैंने लिखा उसके 2-4 महीने के बाद ही, पहले के बाद, उसका उन्वान तितली था। तो तहरीक रिसाले में गोपाल मित्तल साहब के जो असिस्ट करते थे मुआविन मुदीर थे मकबूल सईदी थे, उनका गोपाल मित्तल साहब का ख़त आया उस तितली अफ़साने के बारे में, पसंदीदगी का, कि आपने बहुत सादा बात को बहुत सादा अंदाज में आपने बयान किया है और अफ़साना बहुत पसंद में आया। मैं इस पर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उस शुमारे का, हालांकि उस शुमारे में बड़े बड़े राइटर थे, उस शुमारे में शमसुर रहमान फ़ारूक़ी भी शामिल थे, लेकिन उनसे पहले मेरी उस कहानी को जगह दी गई। तो ये इससे मैं बहुत मुतासिर हुआ। मुझे कभी कोई ऐसी गलत फहमी और खुश फहमी नहीं रही अपने बारे में, लेकिन अंदर से एक बात आती थी कि मेहनत करो, आगे बढ़ो, अच्छा सोचो, अच्छा लिखो,
और सारी दुनिया को साथ लेकर चलो। तो जब ये मुद्दत गुजर गई और मेरी शादी हो गई और मेरे बच्चे भी हो गए 3, अब मैं कुछ इस हाल में आया, मुझे एक मीडिया की कमी महसूस हुई कि अपने इजहार के लिए भी और जो चाहें दूसरों के इजहार के लिए भी मैंने एक रिसाला माहनामा इंशा के नाम से 1986 में जारी किया, जिसका अब अगले जनवरी में 40वां साल का पहला महीना लगेगा। बंगाल में साल 2 साल ही कोई रिसाला चलता है, बहुत हुआ खींच के तो 3 साल। ये बहुत बड़ी तारीख रकम हुई है। 40 साल तो फोर्ट विलियम कॉलेज की खिदमत भी 40 साल की नहीं थी, सिर्फ 22 साल की खिदमत थी फोर्ट विलियम कॉलेज की। जब इन हक़ायक़ को देखते हैं और वो 40 साल में मैंने जो अब तक 28 ख़ास नंबर अलग निकाले हैं रिसाले से, और वो मौज़ूआती भी हैं, शख्सी भी हैं, अलग अलग शख्सियात पर हैं, अच्छा गोशे कुछ अलग हैं। और एक ख़ास काबिल तवज्जो बात ये होगी मेरे नाज़रीन, आपके नाज़रीन के लिए, कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में एक रिसाला माहनामा इंशा है जो हर त्यौहार पर, ईद के त्यौहार पर एक ईद नंबर भी शाया करता है। अगरचे वो पूरा पहले से आखिरी सफ़े तक ईद नंबर नहीं होता है, लेकिन उसका नाम ईद नंबर होता है। और उसके लिए मैं ख़ास तौर पर शायरी और मज़ामीन और अफ़साने जमा करता रहा हूँ, लिखवाता भी रहा हूँ, कभी कभी फरमाइश करके वो मैं उसमें पेश करता हूँ। मुझे जो काम मैंने करना चाहा उसमें मेरा कोई हमसफ़र और मेरा साथ देने वाला अदीब तो बहुत हैं, शायर भी बहुत हैं, लेकिन कोई मिला नहीं मुझे। लिहाजा उस कमी को मैं हमेशा आज की तारीख़ तक खुद ही पूरा करता हूँ। तो फिर मैंने फ़ीचर लिखना शुरू किया ईद पर, रमज़ान पर या ईद पर। और फिर जब दूसरों ने देखा कि इस तरीक़े की चीज़ें आती हैं तो कोई किसी ने तो लिखना भी शुरू किया। अब उनकी चीज़ें भी शामिल होने लगीं। जैसे कभी इत्र के बारे में मैंने फ़ीचर बनाया कि रमज़ान और ईद का महीना है तो इत्र, या फ़लाँ मुल्क में सऊदी अरब की ख़वातीन हैं, या किस मुल्क में ईद कैसे मनाई जाती है, ईद मुबारक को उनकी ज़बान में क्या कहते हैं। ये इतना काम का हजम है कि 36 ईद नंबर अब तक निकल चुके हैं इस 39 साल में। अगर उनका ईद की जो निगारिशात हैं ईद के मौजू पर नस्र व नज़म में और मज़ामीन में, उनको अगर कोई जमा करे तो बाकायदा एक अच्छी ज़ख़ीम बहुत मेयारी किताब होगी। और ईद पर पूरा सारा लिटरेचरी में आ रही है जो इंशा में छपा। ये एक बहुत कौम के लिए फ़ख्र की बात है। वरना इसकी तहरीक अगर आप पूछें तो मुझे कहाँ से मिली, ये बताना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। किसी उर्दू रिसाले से मुझे नहीं मिली। मैं देखता था कि बंगाली कौम जो है वो हर दुर्गा पूजा में उनके रिसाले जो है वो पूजा का अंक निकालते हैं, पूजा नंबर। तो उसमें मैं देखता था कि कहानियाँ और पूजा के बारे में सब चीज़ें होती हैं। तो मेरे दिल में ये ख्याल आता था कि हमारा त्यौहार, हमारी सकाफ़त, इस पर तो कुछ भी नहीं होता, कोई नहीं लिखता, कुछ पेश नहीं करता, और बहुत बड़ा त्यौहार है दुनिया का, तो हमें भी कुछ करना चाहिए। तो इस तरह से मेरे अंदर एक सरसराहट पैदा हुई ख्याल में। तो इसके तहत मैंने इसको निकालना शुरू किया। अच्छा, मैंने ये नहीं कहा आपसे, आप क्योंकि आप सिर्फ रिकॉर्ड करना है, पूछ नहीं रहे, तो मेरे बुनियादी असातिज़ा जो थे, मैं प्रेसिडेंसी में पढ़ता था, तो एक जिनसे मैं ट्यूशन पढ़ता था, प्रोफेसर असदुज़्ज़मा असद, प्रोफेसर बाद में बने वो, और एक अमीन साहब थे, और एक ख़ास शख्स का मैं ज़िक्र यहाँ करना चाहूँगा। वो सेंट्रल बैंक के स्टाफ थे, न्यू मार्केट में। हमारे अब्बा का बैंक अकाउंट वहाँ था, वो वहाँ जाते थे, और मेरे वालिद साहब की इज़्ज़त जो है कम तालीम के बावजूद अच्छे तालीम याफ्ता लोग करते थे। उनमें वो भी थे, उनका नाम था सुरेंद्र कुमार बजाज, पंजाबी थे।
को बड़ी शफ़क़त फरमाते थे। वो फिर वो उनकी शादी हुई, उनकी बेगम, तो मैं उनसे कुछ उर्दू पढ़ता था और उनके ज़रिया उर्दू जब मैंने पढ़ी तो कुछ इस्लामी बातें कुछ मुझे जो हैं और सलाम करने के आदाब वगैरह मुझे सुरेंद्र कुमार बजाज साहब ने सिखाए। उसके बाद जब मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज में गया तो मैं अपने पढ़ने के लिए मुझे कुछ करना पड़ता था। तो मैं एक प्रोफेसर गोहा थे, ईस्ट बंगाल के थे, वो धोती कुर्ता पहनते थे। वो मुझे हफ्ते में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने आते थे मेरे घर पे। अगरचे कॉलेज से बिल्कुल ममनू था कि कोई टीचर पढ़ा नहीं सकता किसी को, लेकिन मैंने किसी तरह उन्हें राज़ी किया और वो मुझे घर पे पढ़ाने आते थे। तो मेरे जो भी उस्ताद हैं मुझे पढ़ाते कम थे। वो कहते थे तुम्हें पढ़ाने की ज़रूरत नहीं, तो खाली बात की ज़रूरत है, बातचीत करते थे। तो उनके ज़रिया, प्रोफेसर गुहा के ज़रिए भी मुझे कुछ मालूमात हुई जो किसी उर्दू टीचर या मुसलमान टीचर से नहीं मालूम हुई इस्लाम के बारे में। तो ये चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों से मेरे अंदर एक सेकुलरिज्म की जो अक़दार हैं उसके लिए बड़ी मोहब्बत पैदा हो गई कि जो चीज़ें मुझे मेरे हम मज़हब से मालूम होनी चाहिए थी या हम ज़बान से, वो मुझे अपने हम ज़बान और हम मज़हब लोग से नहीं मालूम हुई। वो मसलन कि हम जब सजदा करते हैं तो क़िबला रुख क्यों होता है, क़िबला क्या है, तो वो मुझे, हालांकि मैं मौलवियों से पढ़ता था, मस्जिद मदरसे में भी मैंने पढ़ा है, लेकिन किसी से नहीं मालूम होता था। मौलवी हमेशा गुस्सा करते थे और मैंने देखा कि बहुत से बच्चों को कमर पर घूंसे भर दिया करते थे। लेकिन इन लोगों से मैंने तहजीब सीखी, सलासत सीखी और इल्म के लिए कदर और इज़्ज़त देना, ये मैंने सीखा। ये चीज़ें मेरे मिजाज में बहुत रची बसी हुई हैं। ये करते हुए इस रिसाले तक मैं पहुंचा था, आपसे जो बता रहा था। अब 28 नंबर ख़ास निकल चुके। अब 40वें साल का पहला शुमारा आने वाला है, जिसका अंग्रेज़ी में मैंने इसको यादगार रखने के लिए कोई ख़ास नंबर के तौर पर नहीं, 40th को मेमोरेशन इशू के नाम से आने वाला है अगला शुमारा। मैं ख़ास नंबरों में गुलजार साहब पर, जैसे नारंग साहब, गुलजार साहब, हज़रत अमीर खुसरो पर मैंने काम किया, रूमी पर काम किया है, कमर रईस पे काम किया है और बहुत सारे हैं। तो गुलजार साहब पर मैंने काम किया था, जोगिंदर पाल पे भी काम किया। अब मैं दूसरा काम फिर कर रहा हूँ बहुत नए अंदाज का, वो गुलजार साहब पर ही है। उसकी तैयारी में मैं लगा हुआ हूँ। अगर सबकी खैर खाही रही, ताउन रहा लिखने पढ़ने वालों का, और तो मैं यकीनन जो है ये एक बड़ा काम होगा, बहुत यूनिक काम होगा। जैसे गुलजार साहब की शख्सियत है और उनका जो पेरीफेरी है काम की और उनके ज़ौक़ शौक़ की, इस तरीके से मैं ये काम पेश करने वाला हूँ। मेरा ख़्याल है इतनी बातें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि ये वीडियो भी कम से कम आधे घंटे का हो चुका है। तो मैं चाहूँगा कि आखिरी बार आप हमारे नाज़रीन का भी शुक्रिया अदा करें कि आपको वो सुने और अपनी राय ज़रूर दें। हाँ ज़रूर, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँगा कि वो अगर अपनी राय दें और आपको आगाह करें, आपके इस रिकॉर्डिंग को शेयर करें। और मेरी एक गुजारिश ज़रूर है, गुजारिशात तो कई हो सकती हैं, लेकिन मैं एक दो बातें कहना ज़रूर चाहूँगा कि जिस तरह मैंने यहाँ उर्दू ज़बान को अपने तौर से, अपनी कोशिशों से गलते में ज़िंदा रखना चाहा है, उसका मुझे अजर तो नहीं मिला। और मुझे ऐसा लगता है कि उर्दू वाले जो हैं वो बहुत बेहिस हो गए हैं। तो उनसे मैं गुजारिश करता हूँ, बल्कि अगर मेरा बस चले तो मैं उन्हें हुक्म दूँ, गुजारिश ना करूँ कि वो चीज़ें, उर्दू की मतबूआत, किताबें, रिसाले, अखबार ख़रीदें
और पढ़ें और अपने घर में उर्दू के माहौल को बनाए रखें, उर्दू के प्रोग्रामों में शरीक हों और अपनी राय से सबको आगाह किया करें। प्रोग्रामों में सिर्फ कुर्सी भरने के लिए ना जाया करें, बल्कि इसको एक मिशन के तौर पर आगे बढ़ाएं, अपनी ज़बान और सकाफ़त के फ़रोग़ के लिए जाया करें। इतना अगर मेरी बात उनको नागवार ना गुजरे तो ज़रूर करें। मैं इसके लिए भी इनका शुक्रिया करता हूँ और आपका भी शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, हम फिर मिलते हैं आपके इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है एसएम राशिद की अदबी दुनिया। तो आप अभी एक अजीम शख्सियत जनाब फ़े सीन एजाज़ को सुन रहे थे। बहुत बहुत मुबारक।